Assalamualaikum. Today our topic is chi-square method. Basically ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दिस मेथड इज यूज फॉर टेस्टिंग के हमारे पास जो कंटिजेंसी टेबल है, जो टेबल गिवन होता है, उसकी कंटिजेंसी फाइंड करनी होती है कि वो जो आया, जो क्वेश्चन गिवन है, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स यूज किए जाते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये जो काइस का मेथड है, इसकी सबसे सिंपल समझ लें यहाँ पे ना. ये टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट उसी तरह का होता है, बट ये इसका अलग टेबल ही अलग होता है. ठीक है. काइस का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी एक आपके पास एक टैबुलेटेड वैल्यू होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है. और कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड से हम आइडिया करते हैं कि अगर कैलकुलेटेड बड़ी हो जाए और टैबुलेटेड छोटी हो जाए तो रिजेक्ट कर देते हैं. अगर कैलकुलेटेड छोटी हो जाए और टैबुलेटेड बड़ी हो जाए तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना नल हाइपोथेसिस को. अब नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये आपको पता है, जिसको हम एस्ट्रोनॉट भी कहते हैं, जिस एट्रीब्यूट में तो क्वेश्चन के साथ में जो कंडीशन गिवन होगी वही कंडीशन हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे, मतलब वो इनिशियल हाइपोथेसिस कहलाती है. और उसी का ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है. ऑल्टरनेट मतलब अगर कोई चीज उन्होंने एक्सेप्ट करी हुई है तो यहाँ पे हम रिजेक्ट कर रहे होंगे, वहाँ रिजेक्ट किए तो यहाँ एक्सेप्ट कर रहे होंगे. ये केस होता है. ठीक है. अब हमने काय स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती. काय स्क्वायर की वैल्यू कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकली हुई होती है. काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ओनली ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम. काय स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है. बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ आपकी रॉ और कॉलम का प्रोडक्ट है, बट -1 करने के बाद ना. ठीक है. यहाँ पे अभी डिस्कस भी इसको करते हैं. और इसका टेबल हम देख लेते हैं. टेबल इसका कुछ इस तरह का होता है. टेबल में सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं. अब ज्यादातर टेबल में आपको ना 0.01 0.005 की डिग्री वो दिया होता है. इसका मतलब होता है इसके अपोजिट जा रहे हैं ना हम. इसका मतलब है हम, इसका मतलब है 95%. और 0.01 का मतलब है 90%. फिर इस तरह परसेंटेज कम होती जा रही होती है. ठीक है. तो और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके हिसाब से हम देखेंगे किस डिग्री ऑफ फ्रीडम में फिट हो रहा है. ये स्टार्ट होता है 1 से. ठीक है. और ये सो ऑन कंटिन्यू रहता है. और क्या है इसमें. हाँ, अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा तो आपके पास आंसर जितना उतना करीब 1 से होगा. जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आंसर एक्सपेक्ट करता वो एक्सपेंड करता जाएगा. ठीक है. तो ये इसकी एक वर्किंग थी और इसकी हम बात कर लेते हैं फिटनेस पे. Goodness of fit test. Chi-square goodness of fit test can be used to determine whether the sample data comes from any hypothesis distribution. The hypothesis distribution may be normal. अब कोई भी हो सकती है hypothesis distribution, बट हम इसको फिट वो फाइंड कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ chi-square मेथड. ये सिंबल इसका जो वो x नहीं होता, ये x जैसा बेशक होता है, पर इसको थोड़ा सा इस तरह बनाएगा जिस तरह बनाया हुआ है. ठीक है. इसका सिंबल ही स्क्वायर पे आता है. chi स्क्वायर होता है ना, इसका नाम स्क्वायर इस पे लगा, ये सिंबल का है, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है. ठीक है. अब इसकी मजीद चीज़ों पे आते हैं. नल हाइपोथेसिस आपके पास इनिशियल गैस होता है. ठीक है. ये लिखा हुआ है ना एच नॉट, जिसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस. टेस्टिंग प्रोसीजर होगा बेसिकली ना. पहला प्रोसेस है नल हाइपोथेसिस हमारा होता है इस फिट इज गुड और सैंपल डाटा ऑब्टेन फ्रॉम स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन. जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसके हवाले से हम जो स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, मैंने जैसे आपको कहा ना कि अगर हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, उसमें गिवन ये है कि आपके पास जितनी हाई इनकम होगी उतने ज़्यादा प्राइवेट स्कूल पे जाएंगे, लो इनकम वाले गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जा रहे होंगे. ठीक है. तो ये इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि इनकम इनकम और टाइप ऑफ स्कूल जो है वो इंडिपेंडेंट है. मतलब जिस हिसाब से इनकम चेंज होगी उस हिसाब से टाइप ऑफ स्कूल चेंज होते रहेंगे. इंडिपेंडेंट है ना. ठीक है. तो अब ये है नल हाइपोथेसिस. इसके अपोजिट क्या होगा कि हम अपोजिट जो सोच रहे होंगे वो ये है कि इनकम और टाइप ऑफ स्कूल आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. दोनों आपस में लिंक है. एक चीज ये है कि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है. ठीक है. जितना प्राइवेट स्कूल और इनकम ऑफ फैमिलीज, लो इनकम वाले इसको गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं, और तो ठीक है, तो इनका आपस में ताल्लुक नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट कर रहे होंगे. ठीक है. अपोजिट बात को सपोज कर रहे होंगे. तो जो भी चीज एच नॉट में हमें दी जाएगी उसके अपोजिट हम जाएंगे तो वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाता है, जिसको एच वन भी कहते हैं. इसके बाद हम चूज करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो 0.05 या 0.01 होता है. इससे ज्यादा आपको चेंज दिया हुआ नहीं, बट आपको टेबल में सब गिवन है. ठीक है. इसके बाद हम करेंगे टेस्ट. टेस्ट करेंगे किसका? स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट करेंगे, जिसको काय स्क्वायर के फॉर्मूले से हम करते हैं सॉल्व. काय स्क्वायर का फॉर्मूला हम अभी देख लेते हैं क्या होता है. यहाँ पे मेंशन नहीं है, चलें लिख लेते हैं. काय स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो ये लिखा हुआ, ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई. बुक में बहुत सारे मेथड से लिखा हुआ है, बट इसको मैं ओ माइनस ई कहता हूँ. ओ का मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई का मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और इसको आप एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो. ठीक है. ये बेसिकली ऑब्जर्व तो वो है जो क्वेश्चन में गिवन होगी, और एस्टिमेटेड हम निकालेंगे ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई, और एब्सोल्यूट निकाल के इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो k-1 लिखा हुआ है, इसको आप जरा समझ लीजिएगा. ये बेसिकली है क्या, ये k-1, उसको आप ये भी कह सकते हो ρ-1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1. ठीक है. सी यूज कर लेते हैं कॉलम के लिए.
फॉर द बेटर। ठीक है, रॉ -1 कॉलम -1 हम इसमें वर्किंग करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, और टेबुलेटेड वैल्यू हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें इस तरह से वर्किंग करनी है। ये इसका एक्सेप्टेंस रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं कोई भी ना। मैं बुक का क्वेश्चन दे देता हूँ फिलहाल। ये क्वेश्चन आपको कुछ एग्जाम्पल्स के लिए गिवन है। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा सुन के समझिएगा। क्वेश्चन ये गिवन है कि सिक्स टोटल 1600 फैमिलीज हैं। आपको ना टेबल गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट टेबल बना देता हूँ, फिर उसकी वर्डिंग में रीड आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपको गिवन है। इधर इनकम आ गई और इधर स्कूल आ गए। ये क्वेश्चन में गिवन है। लो इनकम है और हाई इनकम है, मतलब दो रॉस गिवन है आपको। और स्कूल दे दिए प्राइवेट और गवर्नमेंट। ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स इसमें गिवन है आपको। 494, 506, 1162, 438, 600। और यहाँ टोटल जो आ रहा है वो 656। और यहाँ आ रहा है 944। और यहाँ आ रहा है 1600। वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इससे हाई, और इससे जो क्वेश्चन से डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना, उसमें अगर हम वैसे ही देखें तो वैसे ही देख के तो ये लग रहा है कि कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। मतलब इनकम को देखें और स्कूल्स को देखें तो इनका दे आर नो लिंक ना। क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। 1600 families select a random in a city to test the belief high income families usually send their children to provide private schools and low income often send to their children's गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, ये इन्होंने एक एस्टिमेटेड रखा हुआ है। ठीक है, हमारा पहला नल हाइपोथेसिस क्या है कि इनकम इनकम एंड इनका स्कूल जो टाइप है इंडिपेंडेंट है, मतलब इनका आपस में लिंक नहीं है। ठीक है, और इसी के ऑल्टरनेट क्या है, इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, देख के तो लग रहा है कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो लो इनकम है वो भी प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा भेज रहे हैं, हाई इनकम वाले प्राइवेट में कम भेज रहे हैं, गवर्नमेंट में ज़्यादा भेज रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहली बात ये कि इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनकी सेकंड स्टेटमेंट जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि इनकम और दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से नॉट इंडिपेंडेंट है, पर जो देख के डाटा लग रहा है वो है इंडिपेंडेंट। ठीक है, हमें चेक करना हमारी कौन सी बात ठीक है। और डाटा में हमने अल्फा को, हम अगर ना गिवन हो तो हम अल्फा को, जो हमारा पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा स्टेप है हमारा अल्फा की वैल्यू हम जो सपोज कर रहे होते हैं वो 0.05 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ना गिवन हो तो हम खुद से 0.05 ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसे कहते हैं। तीसरा स्टेप हो गया ये। ठीक है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिग्निफिकेंस, वो हम लेट कर रहे हैं 0.05। ठीक है, अब इस 0.05 की वैल्यू,
डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकाल लेते हैं साथ साथ। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री फ्रीडम माइनस रॉ माइनस वन, दो रॉज है, माइनस वन करेंगे, कॉलम की वैल्यू को भी माइनस वन करेंगे, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है इसका वन। ठीक है, तो मतलब 0.05 के आपने वन में देखना है, तो टेबल में देख लेते हैं 0.05 का वन कहाँ आ रहा है। 0.05 का वन ये रहा, 7.879। ठीक है, 7.879 आपके पास आ रही है वैल्यू टेबुलेटेड। 0.05 का हमने देखा वन, तो आप बता रहे 0.0, अच्छा 005 देखिए, 0.05 लिया ना हमने, तो वो 3.481 है। ठीक है, 005 नहीं है, 0.05 हमने लेट किया हुआ है, तो उसका है 3.481। तो वहाँ पर जो टेबुलेटेड वैल्यू आ रही है हम उसको लिख लेते हैं। टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ का स्क्वायर इज 3.84। ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू? टेबुलेटेड, छोटा सा टी लिख, टैब लिख लेते हैं। ठीक है, हमने ये पहले से निकाल ली। अब इससे अगर कैलकुलेटेड बड़ा आ गया, कैलकुलेटर अगर आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर छोटी आ जाएगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं हम द फोर्थ पे, टेस्ट पे। टेस्ट जो करते हैं हम, उसका फॉर्मूला हमारे पास जो है कैलकुलेटेड वैल्यू का, कैलकुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास है समेशन ऑब्जर्व माइनस एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व माइनस एस्टिमेटेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। इससे पता चलेगा हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था कि क्वेश्चन में जो वर्डिंग लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल और इनकम ऑफन सेंड टू देयर चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल। ये जो हाइपोथेसिस लिखी हुई है ना, कि हाई इनकम वाले प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये हमारा हाइपोथेसिस और थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको। बुक में पहले लिखा हुआ पर वो गलती है। तो नल हाइपोथेसिस ये है कि इनका आपस में नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब देखें, इसका एसोसिएशन और नॉट एसोसिएशन से ताल्लुक है। एसोसिएशन का मतलब इनका ताल्लुक है, और नॉट एसोसिएटेड मतलब इनका आपस में ताल्लुक नहीं है। ये कह रहे हैं एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और ये नॉट एसोसिएटेड वाली कंडीशन है। तो उस हिसाब से तो थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को इसलिए चेंज कर लिया। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में शायद मिस्टेक ही लग रही है मुझे, इसलिए मैंने इसको चेंज के लिए अपने हिसाब से कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी, जिसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो हमारे पास ना जो हमें डाटा गिवे है ना, उसमें से हम अपने ना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो अलग करें पहले। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इसको हमें कह रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये डाटा लिख लेता हूँ मैं। बेटा वो खाने खा रहे अगर आप ऐसे रोकते रहोगे। तो हमारे पास O11 की वैल्यू उस हिसाब से 494 है, O12 की वैल्यू हमारे पास 506 आ रही है, और फिर O21 की वैल्यू 162 है, और O22 की वैल्यू 438 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज। अब देखें, हमें करना क्या है, E11 निकालना है। तो E11 का मतलब है एस्टिमेटेड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू। उसको कैसे करेंगे, क्योंकि रॉ, इसमें देखें E11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके टोटल ग्रैंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R1 मल्टीप्लाई बाय C1 अपॉन टोटल ग्रैंड। फिर इसी तरह E12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके G से डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह E21 निकालेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। E21,
E21 is equals to सेकेंड रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय जी, और E22 मतलब सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय जी। तो फर्स्ट रॉ में हमारे पास क्या वैल्यूज थी? फर्स्ट रॉ में हमारे पास वैल्यूज थी टोटल 1000। 1000 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 656 से, क्योंकि कॉलम वन में 60 51 है, डिवाइड बाय 1600 टोटल था। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 410। सिमिलरली इसको किया तो 1000 अगेन मल्टीप्लाई बाय 944 डिवाइडेड बाय 1600। इसका आंसर आ रहा है 590। और इसी तरह सेम मेथड से इसका 246 आएगा और इसका 354। ठीक है, तो अब हमारे पास डाटा आ चुका है। डाटा में हम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इसको कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो हमने फॉर्मूला बना लिया था इसका, इसकी वैल्यूज निकाल के वापस पुट कर लेते हैं। रॉ वन की वैल्यू अपने नजर आ रही होगी। रॉ वन की टोटल वैल्यू 1000 है। ये रही रॉ वन की वैल्यू, ये रॉ टू की वैल्यू है, ये कॉलम वन की, ये कॉलम टू की है। तो रॉ वन को कॉलम वन से 656 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय टोटल करना 1600। तो इसका आंसर आ रहा है 410। उसी तरह इसको करेंगे, रॉ वन अगेन 1000 है, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, डिवाइड बाय 1600 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 590। ठीक है, फिर आएंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम, मतलब E21 पे और E22 पे। तो इसका मतलब सेकंड रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम वन डिवाइड बाय 1600। इसका मतलब सेकंड रॉ सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाय 1600, मतलब एक ग्रैंड। तो रॉ टू आपको पता है वो है 600, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 656 से, डिवाइड बाय 1600। तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 246। और इसमें करेंगे 600 को मल्टीप्लाई बाय 944 डिवाइड बाय 1600, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 354। तो ये हमने चारों एस्टिमेटेड भी फाइंड कर लिए। इनका टेबल बना लेते हैं। टेबल बनेगा इसका। टेबल में हम सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे अपने। ऑब्जर्व वाली जिसको हम ओ कह रहे हैं, एस्टिमेटेड वाली जिसको हम ई कह रहे हैं, और एक साथ फॉर्मूला लगा देंगे पूरा इसका। फॉर्मूला लिख देता हूँ डायरेक्टली ताकि मतलब आसानी हो जाए। तो ओ माइनस ई अपॉन ई, ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। तो सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू थी जिसको हम O11 कहते हैं, वो O12, O21 और O22। O11 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 494, 506, 162 और 438। और टोटल था इसका 1600। तो 1600 तो टोटल इसका भी एक ही दिन आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे। और एस्टिमेटेड वैल्यू की E11 पहले हमने निकाली, वो है 410, फिर 590, फिर 246 और 354। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 494 माइनस 410 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 410। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आप निकाल लेना इस तरह। फिर 506 माइनस 590 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 590। फिर 162 माइनस 246 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 246, और लास्ट वाला भी ऐसे ही आ जाएगा 438
-354 होल स्क्वायर अपॉन 354। इन सबको टोटल प्लस करके आंसर आ रहा है आपके पास 77.78। ये आप कंफर्म कर लिएगा। तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो आ रही है का स्क्वायर की, वो आ रही है 77.78। और हमने जो टेबलेटेड वैल्यू निकाली थी वो आपको याद होगी, वो 3 पॉइंट समथिंग आ रही थी, 3.84। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास बड़ी है और टेबलेटेड वैल्यू छोटी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टेबलेटेड वैल्यू ये आपके पास हम कर देंगे रिजेक्ट अपने नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे सेकंड कंडीशन को। तो जो हमने चेंज किया था वो आप लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन था कि इनमें कोई बीच में एसोसिएशन, इनके बीच में एसोसिएशन नहीं है। तो देयर इज एन एसोसिएशन, इनके बीच में कोई एसोसिएशन है। इन्होंने कहा था देयर इज एन एसोसिएशन के प्राइवेट वाले वो हाई इनकम वाले प्राइवेट में जाते हैं और लो इनकम वाले गवर्नमेंट में जाते हैं, इन्होंने ऐसा कहा था। बट देयर इज, दे आर इंडिपेंडेंट और देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन ऑफ इनकम एंड स्कूल। मतलब ये जो डाटा गिवन था उस सिटी का, स्कूल और इंडिपेंडेंट, स्कूल और जो इनकम है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया H0 एंड एक्सेप्ट कर लिया H1, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस था कि देयर इज नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं इनके बीच में। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है इसको, और इसी तरह डाटा को चेक करना है। जो डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमारा प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी, इसको नल हाइपोथेसिस कहेंगे, और दूसरा आपके पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड से पता चलेगा कि किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट क्लास